जोहार। नई बुलंदी कार्यक्रम में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बच्चे समाज के अभिन्न अंग हैं। बच्चे समाज का वह अंग है जिसके माध्यम से हम भविष्य की परिकल्पना करते हैं। बच्चे भविष्य की संभावनाएं हैं। बच्चों पर ही भविष्य आधारित होता है। आज हम बच्चों पर चर्चा के लिए उपस्थित हुए हैं, लेकिन ऐसे बच्चों पर चर्चा करेंगे जो किसी न किसी कारण से अपने मूल परिवार घर से विलग हो गए हैं, अलग हो गए हैं। उनका संरक्षण, उनका संवर्धन और उनका सही मानसिक विकास कैसे हो, समाज कितना संवेदनशील है और समाज को कितना संवेदनशील होना चाहिए ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे तमाम विषयों पर चर्चा के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। हमारे आज के चर्चा में शामिल हो रहे हैं अमरिंद्र कुमार जी। अमरिंद्र जी मिरेकल फाउंडेशन इंडिया के आप पूरे झारखंड के हेड है, स्टेट हेड है। अमरिंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस स्टूडियो में। अमरिंद्र जी, सबसे जो पहला सवाल खड़ा होता है वो यह है कि बाल संरक्षण की ज़रूरत आखिर क्यों पड़ती है समाज को? जी, हम गौतम जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ऐसा एक विषय लेके आया है जिस पे बात करने के लिए बहुत कम ही लोग हैं, क्योंकि समाज में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके इश्यूज़ पे बात अभी भी करनी बाकी है, जो अभावग्रसित हैं, जिन्होंने छोटे मोटे कारणों की वजह से ऑब्जर्वेशन होम और बाकी ऐसी जगहों पे पड़े हैं। तो ये ज़रूरी है कि उनका संरक्षण हो, उनका पोषण हो, और जो भारत के सही उनका मानसिक विकास, शारीरिक विकास हो। और जब हम बच्चों के अधिकार की बात करते हैं तो उसमें से एक अधिकार ये भी है कि उनका प्रॉपर जो है संरक्षण हो, तो इसलिए वो ज़रूरी है। इसलिए हमको इस विषय पर जानना, समझना और बात करना जरूरी है। बिल्कुल। अच्छा, जैसे जिस बच्चों की आप बात या हम लोग बात कर रहे हैं, उस बच्चे को संरक्षित करने के लिए, उस बच्चे के विकास के लिए सरकार या समाज के द्वारा व्यवस्थाएं तो खड़ी की गई होगी। वो कौन कौन सी व्यवस्थाएं हैं? बिल्कुल, इसमें पूरा एक सिस्टम ही है। आप ऐसे अगर देखेंगे तो ये जो पूरा जे सिस्टम हम बोलते हैं, जे मतलब जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम। जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम। तो जो भी ऐसे बच्चे हैं उनको गवर्न करने के लिए बजाते एक संविधान ने प्रोविज़न दिया है, एक्ट है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जी। तो ये पूरा जे सिस्टम जो है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के द्वारा सुपरवाइज होता है, और उस एक्ट के तहत में ऐसे सारे बच्चों के लिए अलग अलग प्रोविज़न्स हैं। और अगर एग्जीक्यूटिव बॉडी के तौर पे देखें तो झारखंड प्रदेश में जो डिपार्टमेंट ऑफ WCD है, वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड सोशल सिक्योरिटी, ऐसा पूरा बोलते हैं जी। तो ये मूल रूप से एक रिस्पॉन्सिबल विभाग है जो ऐसे बच्चों के लिए पूरा नीति नियम बनाती है और उसका पूरा एग्जीक्यूशन, उन बच्चों का संरक्षण कैसे हो, उनका पोषण कैसे हो, देखरेख कैसे हो, वो उसको करती है। अच्छा, इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा, क्योंकि आम आदमी को इस प्रकार के सिस्टम या इस प्रकार के बच्चों से कोई बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं होता है, तो सवाल ये उठता है कि आम आदमी को इस बारे में जानकारी क्यों होनी चाहिए, हम क्यों जानें इसको? बिल्कुल, क्योंकि बच्चे देश के भविष्य हैं जी। और समाज का ही हिस्सा है। किसी न किसी समाज से ही वो बच्चे निकल के मुख्यधारा से भटक जाते हैं। तो अगर देखेंगे इस पूरे सिस्टम को, अगर बहुत अच्छे से समझेंगे तो सरकार ने अलग अलग लेवल पे प्रोविजंस भी दे रखा है। तो जो प्रोविजंस है उसको समझना ज़रूरी है जी कि क्या क्या ऐसे, अगर मान लीजिए कि कोई बच्चा CNCP होता है, बच्चों की अगर कैटेगरी देखेंगे तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ने 2 कैटेगरी बनाया है। अच्छा, वो दोनों कौन कौन से 2 कैटेगरी है उसका? 2 कैटेगरी में बच्चों को बांटा है कि एक जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में देखेंगे तो CNCP बच्चे हैं, चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, या अभावग्रसित बच्चे जिसको बोलते हैं। यानी जो बच्चे किसी न किसी रूप में अभावग्रस्त है, मतलब जिनके पास परिवार का सिस्टम नहीं है। जी। अच्छा। परिवार ही नहीं, परिवार के अलावा भी है, जैसे संसाधन नहीं है, माता पिता गंभीर बीमारी से बीमार हैं और बच्चे का संरक्षण कहीं न कहीं छूट रहा है, अच्छे से पालन पोषण नहीं हो पा रहा है उनका, ना। तो ऐसी परिस्थिति में उसके लिए सरकार ने प्रोविजंस रखा है। दूसरा जो कैटेगरी है बच्चों का जो मैं बात कर रहा था, उसमें CICL बच्चे हैं, चिल्ड्रन इन कन्फ्लिक्ट विथ लॉ बोलते हैं उसको, कि जो बच्चे विधि विवादित बच्चे हैं,
जिन्होंने कोई छोटे मोटे क्राइम कर लिए, ऐसा किया और फिर उन पे कोई धारा लगा है और फिर वो बच्चे जो है सिस्टम के हिस्सा बन गए हैं। तो दोनों कैटेगरी के बच्चों को हैंडल करने के लिए बजाते एक सिस्टम है। आप जिला लेवल पे जाएंगे तो आपको CNCP जो बच्चे हैं उनके लिए चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है, जो सुप्रीम बॉडी होती है जो बच्चों के हित में निर्णय ले सकती है जी। जो भी निर्णय लेने का अधिकार है उनके पास में होता है। सिमिलरली जो CICL बच्चे हैं उनके लिए JJ बोर्ड है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में 2 मेंबर होते हैं और एक प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट होते हैं। तो ऐसे 3 लोगों का एक बेंच होता है जो निर्णय लेता है। अब जो बोर्ड होता है वो उन बच्चों के हित में निर्णय लेता है। तो ऐसे करके देखें तो 2 सिस्टम बना है और इसमें जो सर्विसेज डिलीवरी करने वाली एजेंसी है जी, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर देखेंगे तो DCPU बोलते हैं, DCPU यूनिट है, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट, समाज कल्याण विभाग का हिस्सा है। और राज्य स्तर पे देखेंगे तो ICPS है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम। तो वो स्टेट से लेकर के नीचे तक में, ऐसे भारत सरकार की गाइडलाइन है वहाँ से ये चलता है, लेकिन अगर झारखंड के परिप्रेक्ष्य में समझना चाहें तो इस तरीके से देख सकते हैं। और अभी सबसे खूबसूरत आप एक प्रोग्राम है जिसको मिशन वात्सल्य स्कीम हम लोग बोलते हैं। भारत सरकार ने अभी 2022 में उसको जो ICPS है उसको रिवाइज करके मिशन वात्सल्य मिशन वात्सल्य। हाँ, तो ये क्या है, इसका क्या जी फंक्शन मैं उसमें है? तो मिशन वात्सल्य जो है बेसिकली ऐसे अभावग्रसित बच्चे जिनका जिनको मतलब कानून के कन्फ्लिक्ट में नहीं है, दोनों तरीके के बच्चे, दोनों कहीं ना कहीं सिस्टम से जूझ रहे हैं। ऐसे बच्चे हैं जिनका कहीं ना कहीं सही तरीके से जो मेन स्ट्रीमिंग होना चाहिए या समाज में जुड़ा होना चाहिए या समाज में खड़ा होना चाहिए, जिस तरीके से जो नॉर्मल बच्चे होते हैं वो नहीं हो पा रहे हैं, चाहे वो अभावग्रसित हैं या फिर किसी कारण से वो विधि विवादित हो गए। इन दोनों बच्चों के लिए एक प्रोविजन है जिसको स्पॉन्सरशिप योजना बोलते हैं, इसको स्पॉन्सरशिप स्कीम है। उसमें जो भी बच्चे इस कैटेगरी में आते हैं उनको 4,000 रुपया पर महीना एक बच्चे को मिलता है। उनके भरण पोषण, देख रेख और सारी चीज़ों के लिए। उसका बेसिक क्राइटेरिया है, कुछ फॉर्म्स है, उसमें सारी चीज़ें हैं। लेकिन और ये इसको लेने के लिए जिनका ऐसे अगर कहीं बच्चे दिखाई देते हैं जैसे जिनके माता पिता नहीं है या जिनके माता पिता एड्स पीड़ित हैं या जिनके माता पिता में से दोनों में से कोई एक नहीं है और इनकम का साधन नहीं है, या दोनों माता पिता जेल में है और बच्चा जो है उनका देखने वाला कोई नहीं है, तो ऐसी पूरी परिस्थिति के लिए ये स्कीम जो है बना है ताकि उस बच्चे का जो एक्चुअल राइट है वो कंप्रोमाइज़ ना हो। तो ये सरकार अपनी ओर से हर मतलब इसको बच्चों को देती है, लेकिन ये बच्चे पलते कहाँ हैं, ये कहाँ पाले जाते हैं? नहीं, तो इसी के लिए इसमें हम लोग ना ऐसे देखेंगे तो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस बना है जी। लेकिन जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बोलता है कि CCI इज़ द लास्ट रिसोर्ट, मतलब जब बच्चे का कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो रहा है तो लास्ट में CCI में रखना है। तो हमारे यहाँ किनशिप केयर बोलते हैं, किनशिप केयर जो रिश्तेदारी में बच्चों जहाँ रख, हम लोग ऐसे भी समाज में देखते हैं, भारत का ये कंसेप्ट ही है कि अगर कोई बच्चा का माता पिता का देहांत हो गया तो गांव उसको पाल लेता है, या फिर उसके दादा दादी हैं, चाचा चाची हैं, मामा नानी, जो जिसको एक्सटेंडेड फैमिली बोलते हैं, तो बच्चा वहाँ पलता है। और उस बच्चे का भरण पोषण हेतु जो मैंने बात किया कि स्पॉन्सरशिप योजना है, उससे उसको बेनिफिट दिया जा सकता है अगर लगता हो कि उस परिवार में उतनी क्षमता नहीं है कि उनका भरण पोषण कर सकते हैं। तो परिस्थिति बस वो कैटेगरी बना हुआ जिसको कंटिन्यूम ऑफ केयर बोलते हैं जी ना। तो पहले बच्चा कहाँ जाएगा, फिर कहाँ जाएगा, फिर कहाँ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन अगर मान लीजिए किनशिप भी नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, कुछ नहीं है, तब बच्चा कहाँ जाएगा। तो एक फोस्टर केयर सिस्टम बना है कि फोस्टर केयर में बच्चे जाने चाहिए, परिवार जैसा ही एक माहौल उसको वहाँ मिले। वो भी नहीं है तो फिर अडॉप्शन का एक प्रक्रिया है जो कारा का गाइडलाइंस है उसके तहत। मतलब ऑब्जेक्टिव यही है कि बच्चा को परमानेंट फैमिली मिले, क्योंकि शॉर्ट टर्म प्लेसमेंट आप CCI में कर देंगे लेकिन बच्चा का तो जीवन बहुत लंबा है। जी, एक इसमें एक बड़ा जानने योग्य बात ये है कि जो CCI में बच्चे जो पल रहे हैं या परिवार में जो पल रहे हैं, तो CCI तो ज़्यादा बेहतर होता है विकल्प कि परिवार ज़्यादा बेहतर, और ये दोनों में से अगर परिवार बेहतर तो क्यों है? हाँ, अलग अलग रिसर्चेज है, अलग अलग कुछ उदाहरण भी अगर आपके पास में हो तो आप दे सकते हैं। बहुत सारे हैं, अलग अलग रिसर्च है, अलग अलग रिपोर्ट्स है, उसको आप जब डिटेल में अध्ययन करेंगे तो उसमें दिखाई देगा कि जो बच्चे किसी बाउंड्री के अंदर में पले हैं जी, CCI क्या है कि बच्चा जो है वो एक बोर्डिंग व्यवस्था में रहता है, वो इनफैक्ट वो बाहर भी जाने के लिए उनको नहीं मिलता है। ऐसी परिस्थिति में बच्चे जो है मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं,
जो नॉर्मल बच्चे से बिल्कुल डिफरेंट है। समाज का जो बच्चा है वो भले गरीब है लेकिन परिवार में होता है और उसके साथ में कोई ऐसा इशू नहीं होता है, वो मानसिक रूप से बीमार नहीं होता है। अगर कितना भी गरीबी हो लेकिन फिर भी वो बच्चा जो है मेंटली फिट होता है। तो ऐसे एक बेसिक एग्जांपल, ऐसा रिसर्च है या ऐसा हाँ आप लोगों के पास बहुत सारे रिसर्च है, बहुत सारे रिसर्च है। दो ऐसा कोई उदाहरण आप दे सकते हैं? अभी झारखंड का ही देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिनको हमने देखा कि एप्रोप्रिएट व्यवस्था नहीं मिलने की वजह से बच्चे का जो हीमोग्लोबिन का लेवल गिरने लगा। अच्छा, मानसिक रूप से बच्चा जो है वो डिस्टर्ब हो गया। अच्छा, क्योंकि जब डिटेल में जब उसकी छानबीन हुई तो पता चला कि वो वहाँ पे रहना ही नहीं चाहता था। तो कहीं ना कहीं वो जो मानसिक ट्रॉमा जो है वो ये सारी कारणों का वजह बन रहा था। और बच्चा जैसे ही घर गया वापस धीरे 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 वो सारी चीज़ें रिकवर कर लिया, हीमोग्लोबिन का लेवल सीधा बढ़ गया। तो बहुत सुविधा भी ऐसे बच्चों के लिए ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़रूरी है कि वो अपने समाज, अपने परिवार, जो अपनी संस्कृति है उसमें पले बढ़े तो उनका ओवरऑल डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छा होता है। अच्छा, 2-3 चीज़ और इसमें, एक तो बहुत बड़ा मतलब एक हमारे सामने में बड़ा प्रश्न ये है कि जैसे समाज है, तो आजकल समाज जो है पंचायती सिस्टम या ग्राम सभा, तो क्या ऐसे बच्चों को पंचायत है या ग्राम सभा है ये एडॉप्ट नहीं कर सकता है? ऐसा कुछ कानूनी या ऐसा कुछ व्यवस्था? हाँ, इसमें क्या है कि अगर देखेंगे इस पूरे सिस्टम को ना, तो अभी जैसे जो मिशन वात्सल्य की हमने बात किया तो उसमें अलग अलग कमेटियों की बात की गई है जी। तो पंचायत स्तर पे एक कमेटी है जो PRI है, उसी का सब कमेटी हम बोलते हैं, सब कमेटी है। बेसिकली उसकी पूरी जिम्मेवारी दी गई है कि इस तरीके के बच्चे का आइडेंटिफिकेशन, उसका सुरक्षा, उसका भरण पोषण का जिम्मेवारी उनको लेना है। इनफैक्ट कि मिशन वात्सल्य ने ये भी कहा है कि जो पंचायती राज के थ्रू जो पैसा जो पंचायत के जाता है, जो चौदहवीं वित्त का है, उसका अनटाइड फंड का 5% पैसा ऐसे बच्चों के लिए उनको स्पेशली निकालना है। और ऐसे बच्चे कम्युनिटी में ही रहे उसके लिए व्यवस्था करनी है उनको। तो अब धीरे धीरे हम शिफ्ट कर रहे हैं, जो कम्युनिटी के तरफ हम धीरे धीरे शिफ्ट कर रहे हैं, और जो एक मेजर जो बड़ा सा प्रोजेक्ट था उसको धीरे धीरे हम न्यूक्लियर मतलब पंचायत स्तर पर इसको शिफ्ट कर रहे हैं। ये शुरुआत से ही व्यवस्था रही है। कहीं ना कहीं होता है कि जानकारी के अभाव में जो चीज़ें उस तरीके से एग्जीक्यूट नहीं पाती है या फिर डिले होता है थोड़ा, लेकिन पूरा प्रोसेस अभी वैसे ही चल रहा है कि बच्चे जो है अपने कम्युनिटी, अपने समाज और जहाँ पे बच्चा जन्म लिया है और जो भाषा के बोलने वाले उसके गार्जियन या आसपास पड़ोस के लोग हैं, उसी भाषा उसी समाज के आसपास में बच्चा जो है मतलब एक परिवेश, हाँ परिवेश उसको कह सकते हैं कि जिस परिवेश का वो बच्चा है उसी परिवेश में उसका संपूर्ण विकास संभव है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसको ध्यान में रख करके अब ये सारी की सारी व्यवस्थाएं हो रही है जी। अच्छा, एक इसमें एक कानूनी जो मामला है वो ये है कि देखते हैं कि कोई अगर बच्चा छोटा मोटा क्राइम करता है या चलो कोई बड़ा ही क्राइम कर देता है, तो अखबारों में देखते हैं कि भाई फ़ोटो लगाया और उसको, तो ये क्या इसको मतलब कहीं ना कहीं ये कानूनी रूप से सही है या गलत है या इस प्रकार का? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो जब जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की हम बात करें तो उसमें सेक्शन 74 है, वो कहता है कि कोई भी बच्चा जी जो इस तरीके की कैटेगरी में फॉल करता है उसका आइडेंटिटी गोपनीय रहना है। अच्छा, किसी भी कीमत पे उसको उसका जो आइडेंटिटी है उसको बाहर नहीं जाने देना है, क्योंकि इससे क्या है कि आने वाले समय बच्चे को हार्म हो सकता है। तो ऐसी परिस्थिति के लिए है कि उन बच्चे का पूरी गोपनीयता मेंटेन करनी चाहिए। तो कोई अगर ऐसे बच्चों को देखता है फ़ोटो खींच के सोशल मीडिया में, कई लोग ऐसे अनजाने में गलती करते हैं, अखबारों में भी कभी कभी आ जाता है, तो ये करने से बचना चाहिए। फ़ोटो जो है चेहरा ब्लर करके आप उसमें लगा सकते हैं, इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं, लेकिन बच्चे का चेहरा, बच्चे का नाम, बच्चे का जो एड्रेस, इन सारी चीज़ों से बचना चाहिए ताकि उसकी गोपनीयता भंग ना हो। हाँ, कोई कभी कभी होता है क्या कि भाई अरे देखा कहीं रास्ते में बच्चा पड़ा हुआ है या किसी कठिन परिस्थिति में है, हम उसको कोई सहायता नहीं कर सकते हैं, चलो उसका फ़ोटो खींचा और सोशल मीडिया पर चिपका दिया, फलानी जगह ये मिला, तो ये बिल्कुल बैन। हाँ, उसके जगह बेहतर विकल्प यही है कि जो जिला बाल संरक्षण इकाई है, जो CWC है, ये दोनों कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं, इनका जो नाम है, मोबाइल नंबर है, ये सर्कुलेट सब जगह पे हो, जितने भी मीडिया हाउसेज हैं या बाकी जो भी लोग हैं जो इस तरीके से कहीं कहीं देखते हैं तो इमीडिएटली उनको इन्फॉर्म करें,
अभी इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम पहले चाइल्ड लाइन चलता था, चाइल्ड लाइन की जगह पे भारत सरकार ने अभी DCPU यूनिट के अंतर्गत में उसको लेकर आया। ये क्या है यूनिट? इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम है कि अगर कोई बच्चा मान लीजिए कहीं पे पता चला 112 ऐसे टोल फ्री नंबर अभी एक जारी किया गया है, तो उसमें जैसे कोई बच्चा कहीं पे भी स्ट्रीट पे मिला हो, लग रहा हो कि अच्छा इसका जो है प्रोटेक्शन का कहीं ना कहीं इश्यूज है, कोई कहीं प्रोटेक्शन इसका कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना है, आप तुरंत से 112 पे 1098 पे भी अभी कॉल कर सकते हैं। 1098 पे कॉल करिए या 112 पे कॉल करिए, वो कॉल जो है लैंड होगा डिस्ट्रिक्ट में, जो भी प्रोसेस हो उसके थ्रू, और फिर वहाँ से इमीडिएटली एक टीम है जो 24 घंटे वहाँ डेडिकेटली बैठी है ऐसे बच्चों, हाँ इस ऐसे बच्चों के लिए, और इमीडिएटली उसको रिस्पॉन्ड करती है। अब ऐसे बच्चे कौन कौन है? कोई चाइल्ड मैरिज का विक्टिम हो सकता है, बिल्कुल, कोई चाइल्ड लेबर का, ये ज़्यादा चाइल्ड लेबर है, चाइल्ड मैरिज है, या फिर दूसरा है पॉक्सो अभी बहुत प्रिवेलिंग है, इलोपिंग का केसेस है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस है जो देखते होंगे अभी जो बच्चे यहाँ से ले जाके दिल्ली और बम्बई में ट्रैफिकिंग करते हैं, ट्रैफिकिंग का जो चोरी करके बच्चों बेचते हैं। तो इन सारे चीज़ों के लिए कहीं से भी आपको लगता हो तो ऐसे 112 और 1098 जो है टोल फ्री नंबर है, दोनों पे कहीं पे भी फ़ोन करके इमीडिएट मतलब उसको दर्ज कराना चाहिए। ये है कि भाई हमारा भी बच्चा हो सकता है, किसी का भी बच्चा तो बच्चा है। जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट कहता है कि 18 साल से नीचे का जो भी है वो बच्चा है। तो वो बच्चा चाहे आपका बच्चा हो या मेरा बच्चा हो या किसी और का बच्चा हो, वो बच्चा ही है। लेकिन क्या है कि जो नॉर्मल समाज में बच्चे हैं वो उनके माता पिता या फिर उसके जो रिश्तेदार पड़ोसी हैं उसके संरक्षक हो जाते हैं, खुद संरक्षक हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका कोई संरक्षण करने वाला नहीं है। उस परिस्थिति के लिए सरकार ने स्वयं जिम्मेवारी ली है और संविधान ने उसको पूरा बाकायदा उसको अधिकार स्टैब्लिश किया है। हाँ, अधिकार स्टैब्लिश किया है कि आपको इस एक्ट इस प्रोविजंस के तहत में इसको सपोर्ट देना है। अच्छा, जब अगला जो प्रश्न है वो ये है कि समाज में तो बहुत सारी विकृतियां हैं, बच्चे कोई छोटा मोटा क्राइम करके चले गए बाल सुधार गृह में, ऐसा अक्सर हाँ ऐसी खबरें आती है कि उस बाल सुधार गृह में सुधार होने के बदले बच्चे और ज़्यादा मतलब बिगड़ जाते हैं। तो इसके लिए कुछ सरकार के पास में कोई ऐसा कानून है या कोई ऐसी व्यवस्था है? मैंने अभी बताया या काउंसलिंग टाइप का इस प्रकार की कोई? हाँ, वहाँ पे जो भी है, जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन बने हैं वो ये सारे प्रोविजंस हैं। वहाँ पे काउंसलर हैं, वहाँ पे बाकी जितने जो भी प्रोविजंस है 12-13 ऐसे स्टाफ हैं जो सब लोग हैं। कुछ बच्चों के साथ में ऐसा इशू होता होगा, लेकिन CCI में ऐसा नहीं है कि बच्चे रहते नहीं हैं। लेकिन क्या है कि वहाँ पे जो कंप्रोमाइज़ होता है वो है उनका समाज, वो है उनका वेशभाषा, वो है उनका अपना जो कम्युनिटी का जो रहन सहन है वो। अदरवाइज बहुत ऐसे केसेस हैं जिसमें लगेगा कि बच्चा तो यहाँ ज़्यादा ठीक है क्योंकि यहाँ अच्छा खाना मिल जाता है, कपड़ा मिल जाता है ना। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद अगर आपको या हमको अगर कहा जाए कि आप अपना बच्चा को वहाँ रखेंगे, हाँ, तो नहीं, तो हम नहीं रखेंगे। नहीं तो कहीं ना कहीं पेरेंटिंग स्किल की हम बात करते हैं कि पेरेंटिंग स्किल का कमी है। जो माता पिता हैं कुछ केसेस में उनके बच्चे के साथ में शायद उस लेवल पे कनेक्ट नहीं बिल्ड हो पाया है। बिल्कुल। लाइफ स्किल एजुकेशन एक बहुत बड़ा नीड्स है। अगर ऐसे बच्चों को आप जाके देखेंगे, क्योंकि बहुत भोले वाले बच्चे हैं और वो कहीं आसानी से ठगे जाते हैं, है ना। तो ऐसे बच्चों के साथ में शोषण आसानी से हो जाता है। तो इसलिए लाइफ स्किल एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो इंस्टीट्यूशन में है तो वहाँ पे लाइफ स्किल एजुकेशन जो है उसको प्रमुखता के साथ में इम्प्लीमेंट होना चाहिए, यह करना चाहिए। और ऐसे बच्चों के लिए नई सरकार की तरफ से कौन कौन सी योजना चल रही है? एक तो जो मैंने बताया अभी इन बच्चों के लिए स्पेशली स्पॉन्सरशिप स्कीम है और 4000 हमको लगता है सफिशिएंट पैसा होता है एक महीना के लिए एक बच्चे का पढ़ाई और उसका भरण पोषण के लिए। बहुत है। तो अगर किसी परिवार का 3 बच्चा है तो उसको 12,000 रुपये महीना मिलता है। तो आराम से सिंगल पेरेंट होने के बावजूद भी वो अपने बच्चे का देखरेख भी कर लेते हैं और उनका भरण पोषण भी कर लेते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में बाकी ऐसे बहुत अलग अलग योजनाएं हैं, बहुत सारे स्कीम्स हैं जो सोशल प्रोटेक्शन स्कीम बोलते हैं। उसमें अलग अलग एज कैटेगरी के हिसाब से है। तो घर के लिए अलग योजना है, पोशाक के लिए अलग योजना है, स्कॉलरशिप पढ़ाई के लिए अलग से है, बोर्डिंग स्कूल्स की व्यवस्था सरकार ने करी है। अगर लड़की बच्ची है तो कस्तूरबा में रह सकती है, लड़का है तो सुभाष चंद्र बोस स्कूल ऐसे करके रेसिडेंशियल स्कूल बना है झारखंड में। तो वहाँ पे ऐसे बच्चे रखे जा रहे हैं
CCI में के बजाय वहाँ पे रख रहे हैं ताकि वो रेगुलर एजुकेशन जो है, जो मेन स्ट्रीम हो पाए उनका। तो ये सुविधा प्राप्त करने के लिए ऐसे परिवार को क्या करना पड़ेगा? हाँ, इसके लिए क्या है, जिला में अगर ये जो 2 कैटेगरी मैंने बताया, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और जो सुभाष चंद्र बोस स्कूल है, इसके अलावा और जो भी रेसिडेंशियल स्कूल है अलग अलग, क्योंकि झारखंड के कंटेक्स में देखेंगे तो अलग अलग डिवीज़न के लिए अलग अलग प्रोविजन्स है ना। जैसे समर्थ विद्यालय है, एकलव्य विद्यालय है, तो इस सब के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है। ये दोनों स्पेशली जो 2 स्कूल मैंने बताया, जो लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए, उसमें है कि आप जो जिला में DO हैं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, तो उनके यहाँ एक एप्लीकेशन दे सकते हैं। अगर बहुत कहीं कहीं पे दिक्कत अगर आ रही है तो CWC के माध्यम से जाना चाहिए। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है, वो रिकमेंड कर दे कि ये बच्चे अभावग्रसित बच्चे हैं, इनको यहाँ पे रखा जाना चाहिए, ताकि उनको परेशानी नहीं हो, जो परिवार उसमें सहयोग करना चाहते हैं। कई ऐसे केसेस हैं, मैंने देखा है झारखंड में, तो बहुत ऐसे एग्जाम्पल है कि खुद रांची जिला का ही है कि बच्चे का माता पिता का मर्डर हो गया, कम्युनिटी उसको पाल रहा है। अच्छा, ऐसे भी हैं? ऐसे भी है, बिना किसी सरकारी सहयोग का। समाज जो है वो खुद से ओनरशिप लिया, बोला कि नहीं, समाज का बच्चा क्यों जाएगा बाहर, यहीं पलेगा, ठीक है, इसके माँ पिता के साथ गलत हुआ है। तो ऐसे हैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं झारखंड में। हमने ऐसे सैकड़ों परिवार में हम लोग DCPO, CWC और बाकी इकाइयों के साथ में मिलकर हमने विजिट किया। किनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग है। किनशिप जब हम बोलते हैं तो जो एक्सटेंडेड रिश्तेदारी है, कई ऐसे बच्चे हैं जो नाना नानी के यहाँ रह रहे हैं और पहले थोड़े दिन के लिए चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में रहे, 6 महीना 1 साल, और वहाँ यहाँ के तुलना में अब कंपेयर करें तो 1000 गुना का अंतर है। बच्चा खुश है, पढ़ाई में तेज हो गया है, बाकी सारी चीज़ें ठीक कर रहा है, खेलता भी है उस सारा। तो उस तरीके से अगर देखेंगे तो किनसी बहुत स्ट्रांग है, उसमें जो जैसे सहयोग सिस्टम को लगता है करना चाहिए। अच्छा, ये जो 4000 वाली जो स्कीम आपने बताया, अगर एक सामान्य आदमी है तो इसको प्राप्त करने के लिए सामान्य आदमी को क्या करना? इसका एक सिंपल सा प्रक्रिया है। आपको जिला में बाल संरक्षण जो इकाई है, जिला बाल संरक्षण इकाई, वहाँ जाना है, एक आवेदन देना है। आवेदन में जो भी इशूज़ है उसको लिखना है। जो क्राइटेरिया उसका है उसमें यही है कि जैसे मैंने बताया कि या तो बच्चे का माता पिता नहीं है, या माँ या पिता दोनों में से कोई नहीं है, या माता पिता दोनों किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, या माता पिता दोनों जेल में बंद हैं, है ना, या फिर माता पिता जो है बहुत ज़्यादा उम्र हो गया है और बच्चे का देख रेख करने में सक्षम नहीं है। तो ऐसी कुछ क्राइटेरिया है जिसमें बच्चे को इसके लिए एलिजिबिलिटी तय होती है। तो ऐसे परिस्थिति में बच्चे या फिर जो भी संभावित जो अभिभावक होंगे वो एक एप्लीकेशन DCPO में देंगे, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट में। वहाँ पे जो भी कागजी प्रक्रिया है, इनकम का क्राइटेरिया है कुछ कि इतना ही इनकम होना चाहिए। जैसे शहरी क्षेत्र में 95,000 है, ग्रामीण क्षेत्र में 70 to 75,000 है। तो वो इनकम का क्राइटेरिया है। तो ये बेसिक डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद वो प्रक्रिया जो है SFCSC में जाती है, स्पॉन्सरशिप एंड फोस्टर केयर अप्रूवल कमेटी। ऐसे फॉर्म जब कलेक्ट हो जाते हैं 100, 200, 150, तो फिर वो कमेटी बैठती है। उस कमेटी में सरकार के 4-5 लोग होते हैं, DC जो है चेयरपर्सन होते हैं उसके। अच्छा, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, हाँ। फिर उस पर वहाँ पे जाके वो पूरा जो है वो फिर फॉर्म सारे चेक किए जाते हैं कि एक्चुअल में जिसको जाना है वो उसके लिए जो बेसिक क्राइटेरिया वो है या नहीं। जब हो जाता है तब फिर वहाँ से फिर नेक्स्ट स्टेप में CWC के पास जाता है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास। फिर वो कमेटी निर्णय लेती है लास्ट में कि उसमें से सारे बच्चों को देना। तो कुल मिलाकर के इसमें क्या है कि जो गार्जियन है, जो भी गार्जियन है, उनको एप्लीकेशन डिस्ट्रिक्ट वो वेलफेयर सोसाइटी को करना पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट को करना पड़ता है। अच्छा, इसमें ये भी है कि मान लीजिए कि वो परिवार, ज़्यादातर ऐसे केसेस हैं जिसमें परिवार जो है वो डिस्ट्रिक्ट में जाने में भी सक्षम नहीं, बिल्कुल नहीं जा सकता है, वो इसलिए उसका एक्सेस नहीं कर सकता। तो ऐसी परिस्थिति में हम आप जैसे लोग जो समाज के लोग हैं उनमें उसका कुछ सहयोग कर सकते हैं। ऐसे कुछ NGO भी काम कर रहे हैं। हाँ, बहुत सारे NGO काम करते हैं। NGO के अलावा इंडिविजुअल सोशल वर्कर भी बहुत सारे हैं जो करते हैं। तो वो लोग जो है कनेक्ट करवा देते हैं। जो मैंने बताया RSS का टीम है, या इससे पहले चाइल्ड लाइन का टीम था, तो उसके साथ में कनेक्ट कर देता, तो फिर चाइल्ड लाइन की टीम पूरा प्रोसेस कर लेती थी। अभी RSS की टीम वैसे ही है, या DCP यूनिट से बात करवा दिए या मिला दिए। तो मतलब प्रक्रिया है कि ऐसा कोई भी इंडिविजुअल जो जानकारी होना चाहिए, जानकारी है तो फिर उनको कनेक्ट करा सकते। आम आदमी को इसमें सहयोग करना चाहिए। हम लोग अंतिम दौर में हैं जी, हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जितने भी लोग हैं, खास करके क्योंकि ये पूरा पब्लिक अवेयरनेस का प्रोग्राम है,
तो जो पब्लिक है उनको ये ज़रूर जानना चाहिए कि जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम में आने वाले जो भी बच्चे हैं उनके लिए क्या क्या विकल्प हैं, और ये विकल्प जो है आसानी से अवेलेबल है। जिला में आप डिस्ट्रिक्ट बाल संरक्षण मतलब जिला बाल संरक्षण इकाई है, वहाँ पे जाइए, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, हर व्यक्ति को, समाज के हर एक इकाई को इस विषय को लेकर के सक्रिय होना पड़ेगा, तभी जा कर के ये जो समस्या है उसका समाधान हो पाएगा और हमारा समाज स्वस्थ बन पाएगा, हमारा भविष्य सुरक्षित रह पाएगा। आज कई विषय को लेकर के हम लोगों ने चर्चा किया और जो बिछुड़ चुके हैं बच्चे उस विषय को लेकर के भी हम लोगों ने चर्चा की। आप हमारे स्टूडियो में आए, अमरिंदर जी आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। ऐसे ही विषय को लेकर के हम आपके समक्ष प्रस्तुत होते रहेंगे। तब तक के लिए हम अपनी पूरी टीम के साथ विदा लेते हैं। नमस्कार, जोहार। जोहार।